हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा डिस्टॉर्शनलेस लाइन, लॉसलेस लाइन, इनफाइनाइट लाइन एंड फ्लैट लाइन। सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है और हमारी इनफाइनाइट लाइन, ट्यून्ड लाइन, ये सब क्या होती हैं। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि सर हम डिस्टॉर्शनलेस लाइन का सर्ज इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे। वो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बता दूंगा, क्योंकि जब मैंने ये लिख लिया था उसके बाद मुझे याद आया उस बच्चे का डाउट। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा डिस्टॉर्शन लेस लाइन का हम लोग सर्ज इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन में हमारी वेलोसिटी क्या होती है वो आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था वो मैंने आप लोगों को दिखाया था 1/√LC। एल और सी की जो वैल्यू है ये मैं आपको कल या परसों की क्लास में ड्राइव करा दूंगा, हमारी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होती है। अभी के लिए आप मान लीजिए कि हमारी जो इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आती है वो आती है μ0/2/ln GMD/GMR। GMD जो होता है वो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और GMR जो हमारा होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 2πε0ε0r/ln GMD/r रेडियस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सपोज किया कि जो हमारी ln GMD/GMR की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो है ln GMD/r के इक्वल, ऐसा हम लोगों ने सपोज किया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, LC की वैल्यू निकालेंगे। तो LC की वैल्यू जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट करी तो हम लोगों ने क्या देखा, μ0/2π ln GMD/GMR हमारी किसकी वैल्यू है, इंडक्टेंस की। और हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 2πε0ε0r/ln GMD/r। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, GMD/GMR को हमने इक्वल माना है किसके, GMD/r के। तो यहाँ से ये जो है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमारी जो ये 2π और 2π क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सॉरी। तो यहाँ से जो हमारी L और C की मतलब LC का प्रोडक्ट जो निकल के आया वो क्या आया, μ0 × ε0r × ε0। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब हम लोगों ने क्या देखा, वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, 1/√LC है। अब हमने इसमें LC की ये वाली वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। LC की वैल्यू जब हम लोगों ने रखी तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमको वेव प्रोपेगेशन या हमको ये वेव प्रोपेगेशन की जो वेलोसिटी है वो किस किस के लिए निकालनी है, वो हमको निकालनी है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए और अंडरग्राउंड केबल के लिए। तो जब हम बात करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की तो हमारा जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एयर। खुले में ही हमारी ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई होती है ओवरहेड लाइन। तो जब हमारा ओवरहेड लाइन का मीडियम एयर होगा तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू हमारी 1 हो गई तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12। म्यू नॉट की वैल्यू हमारी 4π × 10⁻7। यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमारी जो वेव प्रोपेगेशन की स्पीड की वैल्यू आई, वेलोसिटी की वैल्यू आई, वो किसके इक्वल आई, स्पीड ऑफ लाइट के। 3 × 10⁸ हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने क्या देखा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी वेव वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो इक्वल आई है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। अब हमारी अंडरग्राउंड केबल में ये वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा, जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में वैल्यू आई वो क्या आई, वो इक्वल आई है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बस एक छोटा सा वो लिखा देता हूं जो मैंने आपको बताया है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी वेव प्रोपगेशन की वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, स्पीड ऑफ लाइट के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन
overhead line, the traveling wave travel with the speed of लाइट। हम लोगों ने क्या देखा कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो हमारी वेव है वो किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड के केस में हम लोगों ने देख लिया। अंडरग्राउंड के केस में, अंडरग्राउंड जो केबल हम लोग बिछाते हैं उसमें हमारी वेव किस स्पीड से ट्रेवल करेगी वो अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे फॉर अंडरग्राउंड केबल द मीडियम ऑफ कंडक्टर इज नॉट एयर। हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने इंसुलेशन, आर्मरिंग शीट, बहुत सारी चीजों से क्या किया होता है, इसको कवर किया होता है। तो उसका जो हमारा मीडियम है वो क्या है, एयर नहीं होगा, उसको हम लोगों ने क्या किया है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, द कंडक्टर इज सराउंडेड, हियर द कंडक्टर is surrounded by insulating medium। Hence होगा क्या, जब हमारी एब्सोल्यूट नॉट आर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। कब, जब हमारा मीडियम एयर था। लेकिन यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है, एयर नहीं है, यहाँ पे हमारा मीडियम उसको इंसुलेटिंग हम लोगों ने किया हुआ है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट नॉट की आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी लेस देन 1। तो हमारी जो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट नॉट आर, किसमें, अंडर रूट में। ये हम लोगों का किस केस में आया है, ये हमारा आया है अंडरग्राउंड केबल के केस में। अगर ये आप चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, वरना केवल आपको यहां से सिर्फ एक चीज समझनी है कि हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो वेव ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। वहीं हमारी अंडरग्राउंड केबल के केस में वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से ट्रेवल करती है। आपको सिर्फ ये 2 बातें इस टॉपिक से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। Velocity of wave propagation in underground cable is always less than the speed of light। ये भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, velocity of wave propagation of underground cables is always less than the speed of लाइट। बस ये आपको याद रखना है, किसके केस में, अंडरग्राउंड केबल के केस में। और जो मैंने आपको पहले बताया कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होगा, जो हमारी वेव प्रोपेगेशन ट्रेवल करेगी वो किस स्पीड से करेगी, वो हमारा ट्रेवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से। और वहीं अंडरग्राउंड केबल में किस स्पीड से करेगी, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। केवल ये 2 चीज आपको याद रखनी है, किस टॉपिक में, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन में। इसके बाद मैं उस बच्चे का डाउट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक जो है उनके कंक्लूजन इंपोर्टेंट होने वाले हैं। बीच की चीजें अगर आपको समझ आती हैं तो अच्छी बात है, वरना आप लोग सिर्फ कंक्लूजन याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको समझना है और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तब भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर डिस्टॉर्शन लेस लाइन जो होती है उसके अंदर हम लोग सर्ज इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि L/R इज इक्वल्स टू होता है C/G। L और R जो हमारे कंपोनेंट हैं वो किसके हैं, सीरीज ब्रांच के। और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जो है वो कौन से ब्रांच का होता है, शंट ब्रांच का। फिर इनकी मैंने क्या आप लोगों से बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए।
तो हमारे पास क्या आया था, LG बराबर RC। अब हम लोगों ने एज्यूम किया फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अगर हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारी लाइन है वो कैसी है, लॉसलेस है, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, उस केस में हमारे R और G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वहीं मैंने आपको ZC यानी सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, √L/C। तो अगर हम डिस्टॉर्शन लेस लाइन का सर्ज इंपीडेंस निकालना चाहते हैं, तो अगर हमारी वो लॉसलेस लाइन है तो उसके केस में हमको कुछ नहीं करना है, L और C की वैल्यू हमको दे रखी होगी, वो वैल्यू हम पुट करके क्या करेंगे, सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, बाकी उस बच्चे का डाउट मेरे अकॉर्डिंग शायद इतना ही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। जो हमारा नया टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है, मान के चलिए ये है हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। इसको मैंने चौड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि यहां से हमको इसमें क्या कनेक्ट करना है, ये हमने इसमें कनेक्ट कर दी अपनी अंडरग्राउंड केबल। कल मैंने आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड लाइन का जो सर्ज इंपीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 400 ओम। जबकि वहीं हमारा जो अंडरग्राउंड केबल है उसका कितना मैंने आपको बताया था, सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू वो मैंने आपको बताई थी 40 ओम। अब ये जहां मैंने इनको कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया x पॉइंट पे मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। मान के चलिए ये मेरी क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, इससे मैंने किसको कनेक्ट किया, अंडरग्राउंड केबल को कनेक्ट किया है। तो जहां से ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर रहा है उसी को मैंने क्या नाम दिया है, x का नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी जो वेव है वो यहां से ट्रेवल कर रही है। अब होगा क्या कि हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अपनी जो वेव है उसको सेंड किया। अब हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बिल्कुल अभी पढ़ा है कि वेव किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 × 10⁸ से। अब जैसे ही वो इस x पॉइंट पे आएगी उसके बाद उसका मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका मीडियम एयर ना होके क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग उस पर हमने की हुई है, उसका मीडियम बदल जाएगा और रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो हमारी स्पीड है उसमें क्या आएगा, बहुत सडन चेंज आएगा। अब उसमें हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, उन सब की वैल्यू हम लोगों को सिर्फ इस टॉपिक में पढ़नी है। आपको ये सब समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको जो वैल्यू लिखाऊंगा रिफ्लेक्शन की ओपन सर्किट के केस में और शॉर्ट सर्किट के केस में, सिर्फ वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट ओपन सर्किट में क्या होगा उसकी वैल्यू बताइए, या फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा उसकी वैल्यू बताइए। सिर्फ उतना आप लोगों को याद रखना है, उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। x is point of connection between transmission line and underground cable। x क्या है हमारा, x हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्शन है किस किस के बीच का, ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल के बीच का। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें, अ वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन टुवर्ड्स केबल। हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है उसका रास्ता जो है, पाथ क्या है, वो कैसा है, पहले वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जा रही है और उसी से होते हुए वो हमारी किस में पास हो रही है, अंडरग्राउंड केबल में पास हो रही है। उसके बाद
व्हेन दिस ट्रेवलिंग वेव रीचेस पॉइंट एक्स, अब यहां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन दिस ट्रेवलिंग वेव रीचेस पॉइंट एक्स। अब जब हमारी ये जो ट्रेवलिंग वेव है वो एक्स पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, बस आपको ये याद रखना है, बाकी आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। इट फेजेस द चेंज इन इंपीडेंस, it faces the change in impedance same as change in medium for रे ऑफ लाइट। हो सकता है आपने अपनी 11th-12th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मान के चलिए हमने अपनी लाइट यहाँ पे भेजी, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते थे, इसी लाइट को हम लोग बोलते थे इंसिडेंट रे, और ये जो इधर पास हो जाती थी इस मीडियम में से, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसी को हम लोग बोलते थे ट्रांसमिटेड वेव या फिर रेस को हम बोल सकते हैं। अब इसी में से जो हमारे पास क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन वेव या फिर रे। और जो ट्रांसमिट होती थी उसको हम एक नाम और देते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन। हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव में हमने एक ट्रांसमिशन लाइन से अंडरग्राउंड केबल को कनेक्ट किया, और हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपीडेंस है वो 400 ओम होता है, और अंडरग्राउंड केबल का जो हमारा सर्ज इंपीडेंस है वो 40 ओम होता है। तो जब हमारी वेव जो है वो ट्रेवल करेगी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, तो वो ट्रेवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट से। उसके बाद जब वो अंडरग्राउंड केबल में पास कर जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, और उसके सर्ज इंपीडेंस में भी क्या आएगा, एक बहुत कम वो हो जाएगा, 400 से सीधे 40 पे वो आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, when this traveling wave reaches point x, जब हमारी जो ट्रेवलिंग वेव है वो x पॉइंट पे पहुंचेगी, it phases the change in the impedance, वो इंपीडेंस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, 400 से सीधे 40 ओम पे वो पहुंच जाएगी। सेम एज चेंज इन मीडियम फॉर रे ऑफ लाइट। जब हमारी ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल कर रही है तो उसको मैंने उससे आपको समझाया है कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा जो डाटा है वो क्या कर गया, ट्रांसफर कर गया, ट्रांसमिटेड हो गई, जो हमारी वेव है उधर पास कर गई। बाकी की जो ये रिफ्लेक्ट हो गई है, इसका वैल्यू क्या होगी और ये कितनी रिफ्लेक्ट होगी, बस ये 4 पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। किस केस में, एक केस हमारा होता है ओपन सर्किट का, एक केस होता है हमारा शॉर्ट सर्किट का। ओपन सर्किट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, और शॉर्ट सर्किट में हमारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इतना हम लोगों को पढ़ना है वोल्टेज और करंट के केस में, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने आपको लिखाया है एग्जाम में, इससे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनको केवल वो वैल्यू याद रखनी है जो मैं इसके बाद लिखवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। और एक चीज और मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं, ये जो ट्रांसमिटेड होती है ये हमेशा इक्वल होती है रिफ्लेक्टेड प्लस इंसिडेंट के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्शन वेव है वो किसके इक्वल है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्शन वेव के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अब कहा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, कोई चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो भी प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव फॉर
ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में हमारी ट्रैवलिंग वेव का बिहेवियर कैसा होगा, तो हम लोग जानते हैं ये कैसा है, हमारा ओपन सर्किट है। यहां हमारे सर्ज इंपिडेंस की वैल्यू क्या हमने ले ली, ZC। अब जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया A और इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया B, और ये हमारा कैसा है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, बोथ करंट एंड वोल्टेज सर्ज आर स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A रीचेस द पॉइंट B। दोनों जो हमारे करंट और वोल्टेज हैं उन दोनों के सर्ज क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारी जो I ट्रांसमिटेड की वैल्यू है वो यहां से क्या हो जाएगी, 0। तो हम लोग जानते हैं कि I इंसिडेंट प्लस I रिफ्लेक्टेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, I ट्रांसमिटेड के इक्वल है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसमिटेड की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। क्यों, ओपन सर्किट में हमारी करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब यहाँ हमारी करंट की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो हमारी ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, I इंसिडेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, I रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास I रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमने इसको 0 माना है तो ये हमारे पास आ जाएगी -I, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ करंट। करंट के कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा वो हम लोगों को इसके बाद देखना है। इसको आप याद ना रखें तो ज्यादा बढ़िया है, फालतू में बस कंफ्यूज आप होंगे और कुछ नहीं है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ करंट। कोएफिशिएंट ऑफ करंट, कोएफिशिएंट ऑफ करंट में जो पहला है हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। ये जो हमारी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये हमारी आएगी -1, और हमारी रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 0। अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज कोएफिशिएंट। ये हम लोगों ने देखा कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ करंट। अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन की, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। तो वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी हमारी रिफ्लेक्शन के केस में वो क्या आएगी, 1, और रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ करंट। लेकिन ये किस केस में है, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट का केस, और ये था हमारा किसका, ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट के केस में जो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ करंट की वैल्यू है रिफ्लेक्शन की वो क्या है, -1, रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, 0, और ओपन सर्किट में जो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज के रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 1, और जो हमारी रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अब वैसे ही हमको क्या देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ करंट की वैल्यू और कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी हमारी करंट के केस में, मतलब शॉर्ट सर्किट के केस में। तो इसमें हमारी जो शॉर्ट सर्किट में वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ करंट की वो क्या होगी, 1, और ये होगी 2। इसकी मैं याद करने की ट्रिक भी आपको अभी बता दूंगा, आप उससे याद कर लीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
ये जो हमारी रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी ये क्या होगी -1, और रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। ये किस केस में है, ये है हमारी शॉर्ट सर्किट के केस में। आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें से आपको याद क्या क्या रखना है मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं। पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके अंदर से जो ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल करेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। वहीं अगर हमारा अंडरग्राउंड केबल का केस है तो जो हमारी ट्रेवल वेव है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव फॉर ओपन सर्किट। अगर मैं इसको ओपन सर्किट की तरह यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ये कनेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, करंट हमारा ट्रांसमिट होने लगेगा। यहाँ ओपन सर्किट के केस में हमारा कोई भी करंट ट्रांसमिट नहीं हो रहा था तो हमने आई ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या रखी थी 0, उसमें हमारी आई ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी की वजह से रिफ्रैक्शन के केस में हमारा शॉर्ट सर्किट में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 2, और इसके केस में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0। रिफ्रैक्ट कुछ हो ही नहीं रहा, ट्रांसमिट हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई करंट पास हो ही नहीं रहा है तो वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। सॉरी। दूसरा आज की क्लास में जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बता दूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ट्रेवलिंग वेव अगर ओपन सर्किट से ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। उसमें 4 ऑप्शन हो सकता है, यही 4 ऑप्शन दे रखे हो, आपको 0 टिक करना है। हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज का केस पूछ ले आपसे, किसका, ओपन सर्किट का, उसमें आपसे रिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ ले तो 1 होगी। उसी तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट की हम लोग बात करें तो वहां से आप याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन क्या मतलब है, ट्रांसमिटेड। अगर करंट हमारा पास हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट ट्रांसमिट कर गया। तो जब करंट ट्रांसमिट कर गया तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। हमारी जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी वजह से आंसर क्या आएगा 2। लेकिन जब हमारा करंट यहाँ आएगा ही नहीं, ओपन सर्किट है, कोई कंपोनेंट ही हम लोगों ने नहीं लगाया है, करंट हमारा 0 है, तो हमारी जो रिफ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। उसी तरीके से अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो -1 होगी और रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया समझाने के हिसाब से। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको ये सब याद कैसे रखना है। जैसे मैंने ये 4 जगह लिखे हैं, आपको या तो आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना बस आपको क्या करना है, ऐसे ही लिख के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। जो वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ करंट की है वही वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की है शॉर्ट सर्किट केस में, और जो वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की है ओपन सर्किट में वही वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ करंट की है किसमें, शॉर्ट सर्किट में। कोई भी 2 वैल्यू आप याद कर लीजिए, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ करंट की मतलब ओपन सर्किट के केस में या फिर कोएफिशिएंट ऑफ करंट और वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के केस में, उसी का आप लोग अपोजिट करके आंसर लिखते रहिए। ये थी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के केस में। बस इतना आपको आज की क्लास से याद रखना है। क्वेश्चन में जब आप लोगों को लगवाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इससे आता है। आपको ये चीजें याद रखनी है, जो भी याद रखने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप अलग उन चीजों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम हमारा बहुत लंबा सब्जेक्ट है, पूरा आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो आप उनको अलग एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और उसी को रिवाइज करिए जब आप क्वेश्चन लगाने बैठे तब। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल पे हमारी कौन कौन सी इंसुलेशन लगाते हैं, कौन आर्मरिंग, कौन कौन कितनी लेयर हम कंडक्टर के ऊपर अंडरग्राउंड केबल में लगाते हैं, अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा हमारा बेटर है, किसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस और कितने फैक्टर हैं जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी चीज हमारी बेटर है। ठीक है। ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।